नमस्कार, डीबी लाइव बिहार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आराधना और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंशिता। और स्वागत करती हूं मैं आप तमाम दर्शकों का जो मेरे साथ आज यहां पर जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज लोहड़ी है और कल है 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति। ये वो तारीख है जिसका इंतजार बिहार की सियासत में लंबे वक्त से किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की लगातार चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और उनके इसी फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि इस बार वो क्या फैसला लेने वाले हैं और वो किसे झटका देने वाले हैं। क्या वो बीजेपी छोड़कर आरजेडी का साथ देने वाले हैं? क्या वो एनडीए सरकार गिराने का फैसला करने वाले हैं? इस तरह के तमाम सवाल सबके मन में चल रहे हैं और बीजेपी इसे लेकर परेशान भी नजर आ रही है। लंबे वक्त से नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं और लगातार अगर हम बिहार की सियासत में जो घटनाक्रम है अगर हम उसकी तरफ भी देखें तो लगातार इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है और इन सब पर फैसला कल तक आ जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के साथ खरमास खत्म हो जाएगा और नीतीश कुमार साफ कर देंगे कि उनके मन में क्या है। नीतीश कुमार अपना फैसला जग जाहिर कर देंगे और इन सब पर हमारी निगाहें हैं। लेकिन इससे पहले जो बिहार की सियासत में हलचल चल रही है, बिहार में जो घटनाएं सामने आ रही हैं और तेजस्वी यादव जिस तरह से एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे हैं, इन सब पर भी हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीतीश कुमार की, अंशिता। और जैसा कि कल मकर संक्रांति है, चूड़ा भोज का आयोजन अभी से शुरू हो गया है। कई नेताओं के घरों पर चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के यहाँ आयोजन हो चुका है, वहां नीतीश कुमार भी शामिल हुए, बीजेपी के कई नेता शामिल हुए और इसके बाद अब पशुपति पारस के यहाँ भी चूड़ा भोज का आयोजन है और वहां लालू यादव के साथ नीतीश कुमार दोनों को ही न्योता दिया गया है। हालांकि चिराग पासवान को उन्होंने न्योता नहीं दिया, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार को दोनों को ही न्योता दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर दोनों नेताओं को न्योता देने के पीछे क्या कोई वजह है, और दूसरा कि क्या अगर दोनों नेता मुलाकात होती है इन दोनों के बीच तो इसका क्या अंजाम निकलकर सामने आएगा। इसे लेकर तमाम चर्चाएं जो चल रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो हम इसी की बात करते हैं कि डिप्टी सीएम जो विजय कुमार सिन्हा है, उन्होंने जो आज चूड़ा भोज का आयोजन किया, दही चूड़ा भोज का, उसमें नीतीश कुमार पहुंचे। तो कई लोगों के मन में ये सवाल था कि अगर डिप्टी सीएम जब ऐसा करेंगे, मतलब भोज का आयोजन करेंगे, तो क्या उसमें नीतीश कुमार पहुंचेंगे? क्योंकि अभी 25 तारीख की अगर हम बात करें तो विजय कुमार सिन्हा के बयान के बाद तल्खियां और ज्यादा बढ़ गई थी जी। वहां पर उन्होंने ही कहा था कि जैसे अमित शाह ने एक बार बयान दिया कि अभी केंद्रीय नेतृत्व को लेकर जो भी है वहां से कोई जो फैसला लिया जाएगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ही लिया जाएगा। इस तरह के जो मामले हैं वो ऐसे नहीं किए जाते हैं, एक बैठक होती है, एक प्रोसीजर है, हम उसको फॉलो करेंगे। बहुत सारे बयान दिए थे। उसके बाद नीतीश कुमार कहीं ना कहीं परेशान नजर आए और वो परेशानी उनकी खत्म नहीं हो पाई थी। थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी कि इसी बीच 25 तारीख को विजय कुमार सिन्हा का बयान आ जाता है और वो कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब मानी जाएगी बिहार में जब सीएम बीजेपी का बनाया जाएगा। तो ये सारी चीजें इधर इशारा करनी थी, नीतीश कुमार को धीरे धीरे साइड करने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें दूसरी तरह से जब यहाँ पर न्योता पहुंचा नीतीश कुमार के पास और जिस तरह से अभी पिछले दिनों नीतीश कुमार दोनों डिप्टी सीएम से दूरी बनाए हुए हैं, लगातार राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं लेकिन बिना डिप्टी सीएम के कर रहे हैं, अपने पूरे काफिले के साथ जा रहे हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ था कि क्या वो इस कार्यक्रम में जाएंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने कार्यक्रम में जाके उन अटकलों को एक तरह से विराम जरूर दे दिया है, लेकिन चर्चा यही रहती है नीतीश कुमार को लेकर कि वो क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी उनके अपने करीबियों को भी नहीं होती है और वो हमेशा अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं। अब सबकी निगाहें हैं पशुपति पारस का जो दही चूड़ा भोज का आयोजन है उसको लेकर कि लालू कुमार यादव और ये नीतीश कुमार और राज्यपाल जो तीनों को न्योता भेजा गया है और इधर चिराग पासवान को न्योता नहीं भेजा गया है, तो क्या लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात वहां होगी? अब इसको लेकर आराधना जानकारों का ये कहना है कि नीतीश कुमार जाएंगे तो, क्योंकि पहली चीज तो ये है कि पशुपति पारस एनडीए के सहयोगी हैं जी। दूसरा, जब वो डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में गए तो पशुपति पारस के कार्यक्रम में क्यों नहीं जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आरिफ मोहम्मद खान की भी अगर हम बात करें तो वो विजय कुमार सिन्हा के कार्यक्रम में भी गए, तो पशुपति पारस ने क्योंकि ये कार्यक्रम किया है इसलिए जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब इसी को एक रणनीति को समझिए, पशुपति पारस ने लालू प्रसाद यादव को बुलाया है। अब यहाँ पर ये पता, बड़ी बात है यहाँ पर बोलने वाली, यहाँ देखने वाली कि
पशुपति पारस ने किस स्ट्रैटेजी के तहत, अपने भतीजे को तो उन्होंने नहीं बुलाया, बिल्कुल, चिराग पासवान को, लेकिन लालू प्रसाद यादव को बुलाया है, नीतीश कुमार को बुलाया है। तो क्या वो कोई एक नया मतलब बीजेपी को या एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों को एक संदेश, और खासकर अपने भतीजे को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके ऊपर बीजेपी का हाथ है तो मैं लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला सकता हूं? जी बिल्कुल। तो अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि आरिफ मोहम्मद खान कैसे या फिर नीतीश कुमार कैसे इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर सकते हैं। पशुपति पारस ने बुलाया है ना, और पशुपति पारस अभी तक तो एनडीए के सहयोगी हैं। तो अगर एनडीए के इस कार्यक्रम से वो दूरी बनाते हैं, यानी पशुपति पारस के कार्यक्रम से दूरी नीतीश कुमार बनाते हैं, तो ये मैसेज भी जाएगा कि एनडीए के कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। जी बिल्कुल। पशुपति पारस अभी तक एनडीए के सहयोगी ही हैं। अभी तक खुलकर उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे या जो भी है। अभी तक अगर पिछले दिनों उनके कुछ प्रवक्ताओं के बयान आए थे कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिहार की, लेकिन उसके बाद से उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि उसे भी एक स्ट्रेटेजी माना गया था कि ऐसा करके वो वोट काटने की, और ये भी एक बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। मतलब बहुत सारी चीजें, आप जानती है राजनीति है तो तमाम तरह के कयास और अटकलें तो लगती ही रहती हैं। और उस बीच में अभी जो ये मुद्दा जो भी गरमाया हुआ है, दही चूड़ा भोज, और ये कह सकते हैं कि सियासी खिचड़ी जो पक रही है, उसको लेकर पशुपति पारस के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पशुपति पारस के सहारे से लालू ने बहुत अच्छा दाव चला है, ऐसा भी कहा जा रहा है। मतलब एक खिचड़ी तो कहीं ना कहीं पक रही है, और इसीलिए पशुपति पारस ने अपने भतीजे को नहीं बुलाया। बाकी लोगों का भी नाम निकल कर नहीं आ रहा है। जो मुख्य नाम है वो यही है, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और आरिफ मोहम्मद खान। इन तीनों को एक ही जगह बुलाने का कोई ना कोई मकसद तो है, यानी बिहार में कुछ बड़ा खेल तो होने वाला है। अभी आप समझिए कि बड़ी बात यहाँ पर ये कि जब से महागठबंधन टूटा है, अगर नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं तो महागठबंधन टूटने के बाद ये पहला कार्यक्रम होगा जिसमें लालू और नीतीश आमने सामने होंगे। अब सभी की निगाहें हैं कि क्या ये दोनों एक फ्रेम में भी आएंगे, दोनों कुछ बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, साथ बैठे नजर आएंगे, क्या एक दूसरे को खिलाते हुए नजर आएंगे। ये सभी चीजें अभी चर्चा का विषय बनी हुई है, और इसीलिए उस कार्यक्रम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उस कार्यक्रम से आने वाली एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो बहुत कुछ कहेगी, ये तय माना जा रहा है। आराधना जी बिल्कुल, सियासी गलियारों में हर तस्वीर, हर वक्त के कई मायने निकाले जाते हैं, और काफी अहम भी होते हैं ये मायने, क्योंकि नीतीश कुमार, खासकर जब बात नीतीश कुमार की होती है, तो वो जो कहते हैं अक्सर ही आप उससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। और जो वो कहते हैं उससे काफी अलग दिशा में भी वो सोचते दिखाई देते हैं, जैसा कि पिछले साल दही चूड़ा भोज के बाद ही देखा गया था, जब वो महागठबंधन छोड़कर गए थे। उस दौरान भी उन्होंने जहां एक दिन पहले ये भरोसा दिलाया था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और अगले ही दिन उन्होंने बीजेपी का साथ ले लिया था, उसका साथ चुन लिया था। तो ऐसे में एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के बातों से उनके मन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और दूसरी ये जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो पशुपति पारस के यहाँ दही चूड़ा भोज में शामिल होंगे या नहीं, एक तरह से संदेश उन्होंने दे दिया है विजय सिन्हा के यहाँ। जब वो दही चूड़ा भोज में गए, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, बीजेपी के हैं, तो साफ है कि अगर वो यहाँ भोज में गए, यानी पशुपति पारस के यहाँ भी भोज में जाएंगे, क्योंकि वो भी एनडीए के ही नेता है, एनडीए के ही सहयोगी है। और सबसे बड़ी बात, जहां चिराग पासवान को ना बुलाकर उन्होंने अगर ये देखा जाए कि नीतीश कुमार और लालू यादव को न्योता दिया है, तो कहीं सवाल इस बात पे भी उठते हैं अंशिता कि अभी हाल ही में हमने देखा कि चिराग पासवान जैसे बीजेपी की तरफ से उनका ये जो बयान आया था कि नीतीश कुमार की ही अध्यक्षता में, हम नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री वो ही रहेंगे अगले साल भी एनडीए की तरफ से। तो कहीं क्या ये भी एक वजह है कि चिराग पासवान को जो नहीं बुलाया गया इस बैठक में, कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को चिराग पासवान को वैसे भी पीएम मोदी का हनुमान खुद कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं, तो ऐसे में क्या उन नजदीकियों के चलते नीतीश कुमार को देखते हुए पशुपति पारस ने उन्हें न्योता नहीं दिया है? क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, चाचा भतीजे के बीच की खटास तो किसी से भी छिपी नहीं है। कई बार ये भी देखा गया है कि चिराग की तरफ से एक दो बार कोशिश की गई है, लेकिन पशुपति पारस के अंदर की वो खटास, वो कड़वाहट जो है वो खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार जब से चिराग आए हैं राजनीति में और बीजेपी के साथ जुड़ाव की अगर बात की जाए, तो बीजेपी ने चिराग को तरजीह दी है, और जितना बीजेपी ने चिराग को तरजीह दी है, उससे पशुपति पारस की नाराजगी बढ़ती जा रही है। जी।
तो ये वजह तो नहीं हो सकती, वो पहले से ही उनके बीच, दोनों के बीच खटास है। और ज्यादा ये देने की कोशिश की है कि आपने लोकसभा चुनाव में, यानी बीजेपी को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि लोकसभा चुनाव में आपने उनको तरजीह दी थी, चिराग को, वो सारी सीट्स जो उन्होंने मांगी उन्हें दी गई, यहाँ तक कि पशुपति पारस और चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर ही दोनों दावा ठोक रहे थे, लेकिन चिराग को दी गई वो सीट। तो ऐसे करके पशुपति पारस की नाराजगी तभी से बढ़ी जा रही है। अब उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है बीजेपी आला कमान को कि अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमारे साथ यही करेंगे तो हमारे पास दूसरे दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं, हम वहां जा सकते हैं। और नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ पशुपति पारस की नजदीकियां पुरानी रही हैं। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो पशुपति पारस की ये जो बीजेपी से एक नाराजगी है, ये दिल्ली चुनाव को लेकर भी देखी जा रही है, जहां उनकी पार्टी ने एनडीए से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो साफ है कि ये खटास कहीं ना कहीं बिहार से शुरू हुई है, जो अब दिल्ली तक पहुंच गई है। यानी बिहार में एक तरफ जहां नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चाएं हैं, तो हो सकता है कि इस दही चूड़ा भोज में पशुपति पारस भी नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ आ जाए, बीजेपी को झटका दे सकते हैं वो भी। ऐसी कुछ संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। बिल्कुल, अलग भी हो सकते हैं, महागठबंधन के साथ हाथ मिला सकते हैं, या जैसे उन्होंने पहले कहा था कि हम सारी सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा करके कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सारा जो चाहे नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो या पशुपति पारस हो, इनका जो वोट बैंक है वो एक ही है। तो ऐसे में अगर आप सोचिए नीतीश भी इधर चले जाते हैं, पशुपति पारस भी इधर चले जाते हैं, तो चिराग पासवान को तो नुकसान होगा। वो ही चीज है कि यहाँ पर ये माना जा रहा है कि लालू यादव और ये सब लोग एकजुट होकर, एक गुट बनाकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में उतरने की तैयारियां कर रहे हैं, और ये सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। और ये अब जो, जैसे कि हम बार बार ही कह रहे हैं कि अब जब तारीख आ गई है नजदीक, तो इस पर सभी की निगाहें हैं कि नीतीश कुमार पहुंचकर वहां क्या करते हैं जी। वो लालू से किस तरह मिलते हैं, तेजस्वी से उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव से अभी तक एक भी मुलाकात नहीं हुई है जब से उन्होंने महागठबंधन छोड़ा है 2024 की शुरुआत में। अब 1 साल पूरा हो चुका है, और 1 साल पूरा होने के मतलब इस बीच में अब वो मिलने जा रहे हैं, यानी मतलब अभी उन्होंने जब छोड़ा था तो कुछ ही दिन रह गए 1 साल पूरा होने में। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि अब जब दोबारा उनकी मुलाकात होने जा रही है महागठबंधन छोड़ने के बाद, तो कैसी मुलाकात होती है, क्या रहता है, किस तरह से दोनों आमने सामने होते हैं। क्योंकि अगर मैं फिर बात करूं यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, उस तस्वीर ने चर्चा के बाजार को और गर्मा दिया था कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जब उनसे मिलते हैं तो नीतीश कुमार और उनकी जो मुलाकात है तेजस्वी यादव की, वो बहुत कुछ कह रही है। जी बिल्कुल। कंधे पर हाथ है, वो उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, मतलब आंखों आंखों में बहुत कुछ कह दिया है। और जैसे कि अगर हम बात करें, ये तो तेजस्वी की बात हो गई, लालू प्रसाद यादव के साथ तो उन्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। ये बात खुद मीसा भारती कहती हैं कि दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और उन्हें सिर्फ इशारों इशारों में बात करते हैं, हम ही नहीं समझ पाते। मतलब मीसा भारती का ये कहना है कि हम ही नहीं समझ पाते कि दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो अपने आप में उन्होंने संकेत दे दिया था कि आप नीतीश के बयानों पर या नीतीश जो अभी कर रहे हैं उस पर मत जाइए, नीतीश जो कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने इशारों में लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी डील हो चुकी है या बातचीत फाइनल हो चुकी है, और बस अब ऐलान करना बाकी है, और अब खरमास खत्म होने वाला है। तो खरमास के साथ नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेते, क्योंकि कहा जाता है कि वो खरमास में कोई फैसले नहीं लेते हैं, लेकिन अब क्योंकि खरमास खत्म हो रहा है तो वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं, और इसीलिए बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो बीजेपी की मुश्किलें एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर तो बिल्कुल साफ जाहिर हो रही हैं, और सिर्फ मुश्किलें यही नहीं है, बिहार में और भी कई नेता हैं जिसे लेकर बीजेपी मुश्किलों से घिरती दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें बिहार की ही मंत्री रेणु देवी की, तो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है रेणु देवी, और इनके भाई के खिलाफ एक मामला सामने आया है, आपराधिक मामला सामने आया है। उन्होंने एक कारोबारी को किडनैप कर, ये कहा जाना चाहिए किडनैप कर, जिस तरह से जबरन उन्हें बैठाया जाता है गाड़ी में उठाकर, और उसके बाद उन्हें होटल में ले जाया जाता है, और वहां उनसे जबरन जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवाया जाता है, और ये धमकी भी दी जाती है कि अगर ये मामला बाहर आया तो तुम्हारा बुरा होगा, ठीक नहीं होगा। इस तरह की धमकी के बावजूद जब वो बाहर निकलते हैं, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और मुकदमा दर्ज करवाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर
इनकी हिम्मत इतनी क्यों बढ़ी हुई है? बिहार में जंगल राज इतना ज्यादा क्यों है? जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं कि बिहार की पूरी कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जंगल राज दिखाई दे रहा है, और वैसा ही ये मामला सामने आया है। उनके सभी आरोप, इस मामले, इस एक घटना ने उन सभी आरोपों को बल दे दिया है। एक तरह से उनके दावे सच होते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि रेणु देवी के भाई, तो क्या रेणु देवी की सत्ता का गलत उपयोग किया जा रहा है? ये सवाल भी उठ रहा है। तो इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? अंशिता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल आपने खुद ही उठाया आराधना कि आखिर किसकी शय पर वो इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं। और जंगल राज को लेकर तो लगातार आरोप पहले ही लगते रहे हैं कि बीजेपी जब सत्ता में होती है, एनडीए जब सत्ता में होती है, तो राज्य में इस तरह के मामले ज्यादा बढ़ जाते हैं। बेरोजगारी, गरीबी, इन मुद्दों के साथ साथ ये मुद्दा भी बहुत उठता है और इसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठाते हैं। और अभी उन्होंने ट्वीट भी किया है, जिसे मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ क्या कुछ कहा है उन्होंने। तो तेजस्वी यादव ने लिखा है, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री रही तथा वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री श्रीमती रेणु देवी जी के आदतन अपराधी भाई, जो जमीन हड़पने, अपहरण, हत्या, रंगदारी सहित दर्जनों संगीन मामलों में नामजद हैं। उसने कल फिर बेतिया में एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे अपने होटल ले जाकर मारपीट की एवं पिस्तौल की नोक पर जमीन हड़पने के लिए जबरन साइन कराए। बिहार में पूर्णतः राक्षस राज स्थापित हो चुका है। सरकार और उनके मुखिया बेसुध हैं। हमने सबूत सहित वीडियो मीडिया के साथियों को भी दिया है, लेकिन सत्ता प्रमाणित दुर्दांत भाजपाई अपराधियों को कोई नहीं पकड़ सकता। यही मंत्री का भाई किसी अन्य दल का होता तथा वो किसी से ऊंची आवाज में भी बात कर लेता तो सब छाती पीट पीट कर विधवा विलाप कर रहे होते। इन दानव राज में तो ये अपहरण, मारपीट, पिस्तौल और जमीन कब्जा का मामला है। दोनों मुख्यमंत्रियों सहित समस्त सरकार को ऐसे दुर्दांत लुटेरे अपराधी, भूमाफिया, शराब माफिया, बालू माफिया और अपहरणकर्ता डीके टैक्स देते हैं। जी बिल्कुल, यानी तेजस्वी यादव ने भी यही बात उठाई है कि अगर ये अभी किसी और दल का नेता होता और उससे जुड़ा कोई संबंधी होता तो ये मामला शायद कुछ और ही दिखाई देता। अभी तक तो गिरफ्तारी हो गई होती। जी बिल्कुल। जी, जिस तरह से सबूत की बात की जा रही है, वीडियोस बता रहे हैं, जैसा कि तेजस्वी यादव ने भी लिखा है और तमाम तरह की जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं वो ये है कि ये पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका है कि कैसे उसने उसको उठाया और ले जाकर किसी होटल में, और फिर ये खबरें जो आ रही हैं कि मारपीट के, जिस तरह की कथित आरोप लगे हैं, मारपीट की है, धमकाया, डराया, डराकर उसकी जमीन को कब्जा लिया, जबरदस्ती कागजात पर साइन करा लिए। तो ये सारी चीजें अपने आप में बताती हैं कि कहीं ना कहीं क्योंकि बीजेपी है, एनडीए है सत्ता में, तो इसलिए उसका फायदा उठाया जा रहा है, उस पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। और वो तो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी जो बहन है। तो इस तरह की चीजें जब सारे सबूतों के साथ सब कुछ सामने है तो फिर पुलिस किस चीज की जांच कर रही है? अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? हालांकि ये कहा जा रहा है कि मामला दर्ज हो चुका है, कार्रवाई चल रही, लेकिन कार्रवाई कैसे कार्रवाई चल रही है? जब आपको पता है कि सामने वाला, हमारे पास सारे सबूत हैं, तो फिर जाकर एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेने की बजाय सिर्फ धीरे धीरे कार्रवाई के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऐसा आरोप तेजस्वी यादव यहां पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। मैं चाहूंगी कि आपको पहले वो बयान सुनवा दिया जाए। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इस पर? ये सीसीटीवी का फुटेज है जहां मंत्री जी के जो भाई हैं, साफ साफ जो है इसमें दिखाया गया है, होटल में कहीं कहां ले जाकर के जबरन जो है पिस्टल की नोक पर जो है जमीन लिखवाने का काम किया गया। सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो अपराधी छवि का लोग है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये कानून का राज है या किसका राज है? अब बताए, माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। होम डिपार्टमेंट उनके अधीन आता है और इतनी बड़ी घटना होती है और एक बार नहीं, इस व्यक्ति पर दर्जनों आपराधिक केस दर्ज है, लेकिन अभी भी जो है ये खुलेआम जो है ये व्यक्ति जो है घूम रहा है। ये साफ साफ पूरी सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। तो यही सवाल है, ये हम लोग शेयर भी कर देंगे ये पूरा फुटेज आप लोगों के बीच। लेकिन घटनाएं इतनी घट रही हैं और जो डीजीपी पद का जो पोस्ट रह गया है या चीफ सेक्रेटरी का जो पद जो रह गया वो केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। अब तो मंच पे सजावटी भी नहीं रह गया है। बिहार में एक ही का चलता है, वो डीके बॉस है। ही इज द सुपर सीएम
आगे सब समय पे हर चीज जो है बताएंगे, लेकिन बिहार में 90% जो अधिकारी जो फेयर काम करते हैं, जो परफॉर्मर है, उसको जो है सेंटिंग पे डाल दिया जाता है। और जो डीके, तो आपने देखा कि कैसे तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं कि अगर आरजेडी के कार्यकर्ताओं को तो गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन ये बीजेपी के रिश्तेदार है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज दिखाकर उन्होंने कहा कि देखिए कैसे ये खुलेआम आजाद घूम रहा है, लेकिन इस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा सवाल है अंशिता कि सत्ता का ये जो दुरुपयोग है ये कहां तक लाजमी है, और क्या इसी तरह से बिहार की सत्ता चलती रहेगी? इस पर आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि वो जो जिस पर आरोप लगे हैं, आरोपी खुलेआम घूम रहा है, सीसीटीवी फुटेज है, उसके बाद भी उसे ना पकड़ना ये बताता है कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सरकार किसी की भी हो, अगर उसके चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आरोपी तो आरोपी है। इस तरह से काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी शासित और एनडीए शासित अभी ये राज्य बना हुआ, और यहाँ पर इस तरह से बिहार में जो मंत्री हैं उनका भाई खुलेआम पहले अपराध करता है और फिर उसके सारे सबूत होने के बाद भी जिस तरह से उसे बचाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और इसी को लेकर विपक्ष आवाज उठा रहा है, और तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाकर ही अभी अपनी बात कही, और इसमें नीतीश कुमार भी घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके अंडर ही आता है। तो अब नीतीश कुमार इस पर कब एक्शन लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, इसी पर ही सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इस वक्त वो भी सवालों में इस प्रकरण के चलते घिर गए हैं। आराधना जी बिल्कुल, एक तरफ ये सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ रेणु देवी ने उनका भी बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव के सभी आरोपों पर रेणु देवी का बयान सामने आया है, तो पहले हम आपको वो सुनवाते हैं कि क्या कहा है उन्होंने। देखिए, तेजस्वी यादव ने अगर मेरा नाम लिया है तो तेजस्वी यादव को याद रखना चाहिए कि आज से 8 साल पहले 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, और उन्होंने भी कहा कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, इसलिए यहाँ कहने का तो कोई बात नहीं है। दूसरा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, और मुद्दा विहीन तो किसी को भी कहीं भी घसीटना है। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके पिताजी के राज्य में चंपारण की लोग आज जो एनडीए को साथ देता है, वो क्यों नहीं पूछते हैं कि एनडीए को क्यों साथ देता है? क्योंकि उनके पिताजी के राज्य में जो है वहां पे जो है आपका आदमी तो आदमी सही